नमस्कार, मैं हूं नंदिनी शुक्ला और आपका राज आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करते हैं यूपी की खबरों से, जहां यूपी के मिर्जापुर के जिगना थाना क्षेत्र में धर्मांतरण की साजिश नाकाम हुई। कुशाहा गांव के तिवारीपुर में एक परिवार ने बीमारी के बहाने घर में मजार बना दी थी। ग्रामीणों को मुस्लिम रीति की गतिविधियों पर शक हुआ और उन्होंने विरोध करते हुए पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने चबूतरे को हटवा दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि यह अंधविश्वास के जरिए धर्मांतरण की कोशिश थी। पुलिस ने मामले को भूत प्रेत से जुड़ी धारणा बताया, लेकिन गांव में तनाव की स्थिति बनी रही। ग्रामीणों ने प्रशासन से ऐसे मामलों पर सख्त निगरानी की मांग की है। रात में मामला ये हुआ था कि बीते 4-5 दिनों से हमारे गांव में एक घर है, सवर्ण समाज का ही घर है। उन्होंने अपने घर के अंदर अवैध मजार का निर्माण कराया, जिसका कल गांव वालों को पता चला तो हम लोगों ने पुरजोर विरोध किया और प्रशासन को हमने सूचना दी। प्रशासन आई, तत्काल प्रभाव से उसको उसका हम लोगों ने खंडन कराया। उस मजार को तोड़ दिया गया। क्या कुछ धर्म परिवर्तन के मामले? जी, यहाँ पर धर्म परिवर्तन का ही सबसे बड़ा वो है। लोगों अगर उन लोग जिनके घर में हो रहा था, डॉक्टर निवास सिंह के घर में, उन लोगों से हम लोगों ने पूछा कि कल को आप लोग यहाँ गाय काटेंगे, तो कहें हाँ गाय काटेंगे, क्या दिक्कत, आपको क्या दिक्कत है? क्या नाम था जो बोल रहे थे ऐसे? डॉक्टर राम निवास सिंह। अच्छा, ऐसे ही बोल रहे हैं जी। तो उसके बाद प्रशासन की टीम यहाँ पे मौके पे? प्रशासन की टीम आई, उन्होंने प्रशासन ने हम लोगों की मदद की और हम लोगों ने बोला कि अगर नहीं हुआ तो हम लोग इसके लिए आंदोलन करेंगे। हम लोग आज रात में ही इस चीज़ को होना चाहिए। हम और प्रशासन अपने पूरे क्या कुछ गिरफ्तारी में कुछ हुआ? जी, यहाँ से प्रशासन ने निवास सिंह के लड़के रवि सिंह, जो उसके मुखिया हैं, पंडा बाबा के नाम से फेमस हो गए हैं अपने इस धर्मांतरण में। पंडा बाबा ये हो गए और शोभा सिंह जी जो उनके चाचा हैं, उन्होंने भी वो किया कि वो बोले कि हमें बहुत दिक्कत थी, इसलिए हमने मजार बनवाया। गांव वालों को क्या दिक्कत है? तो ये पूरा गांव क्षत्रियों का है। इस क्षत्रिय गांव के बीच में मजार नहीं बनना चाहिए। हम लोगों ने इसका पुरजोर विरोध किया और इसको तोड़वाया गया। गांव में कैसा इस समय माहौल? गांव में अभी शांति का माहौल है। हमारे जितने भी युवा साथी हैं, हमारे बड़े पिताजी लोग हैं, बड़े भाई लोग हैं, सब लोगों को समझा बुझा के सारे युवाओं को शांत कराया गया कि जो हम लोगों का मेन मकसद था उसको तोड़वाना, वो तोड़वा दिया गया है। कैसे पता चला होगा आपको? पता क्या, कुछ दिन से पिछले 10 दिन से घर में एक क्रेटा गाड़ी, एक XUV 300 गाड़ी हमें 10 दिन से आती थी। तो सामने वाले घर वाले सोचते थे क्या हो रहा है, लेकिन जो इत्र और उसकी खुशबू आने लगी घर से, तो लोगों को शक हुआ कि यहाँ मजार बन रहा है। तो गाँव के कुछ लोग चोरी छिपे जाके उस मजार का फोटो खींचे। जब हम लोग के पास तथ्य प्रूफ सामने आ गया तो हम लोगों ने उसका पुरजोर विरोध किया और उसको तोड़वाया। दिनांक 22/10/2025 को थाना जिगना में सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम तिवारीपुर कुशाहा में राम नारायण सिंह व रवि सिंह द्वारा अपनी बहू के भूत प्रेत के झाड़ फूंक के लिए अंधविश्वास में अपने मकान के अंदर कमरे में एक चबूतरा बना लिया गया है, जिसका गांव वालों द्वारा विरोध करने पर उक्त चबूतरे को उक्त व्यक्तियों द्वारा गांव वालों के सहयोग से स्वेच्छा से हटा लिया गया है। मौके पे कानून एवं शांति व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। आज मेरे गांव में मेरे घर के बगल में ही मेरे एक परिवार हैं, वो यहाँ पे एक मजार बनाए थे। इस तरह से चंदा वसूली, गलत धंधा, लोगों में विद्रोह पैदा करने के लिए मजार बनाए थे, जिसमें गांव में काफ़ी तनाव हुआ। और वहाँ श्री निवास सिंह जी, उनके चाचा हैं राम नारायण सिंह उर्फ शोभा सिंह, उनके बड़े पुत्र हैं रवि सिंह, जो मेन पंडा के रूप में माने गए थे यहाँ पे। और गांव के लोग काफ़ी विरोध किए, जिससे थाना आया। थाना इंचार्ज के सामने पूरा गांव के सभी लोग इकट्ठा थे। काफ़ी विद्रोह हुआ, बवाल होने वाली थी, लेकिन एसओ साहब ने आकर के उस मकबरे को फर्श से सब पूरा पर तोड़ा दिए, मिटा दिया गया। सब गांव के लोग मिले, उसको मिटा दिए। बाकी अभी शासन भी है, 2 या 3 आदमी को पकड़ के ले भी गई है। यूपी के अमरोहा में तिगरी गंगा मेले की तैयारियों का डीआईजी मुरादाबाद मंडल मुनिराज जी, डीएम निधि गुप्ता व एसपी अमित कुमार आनंद ने निरीक्षण किया। उन्होंने सुरक्षा, यातायात, प्रकाश व्यवस्था और स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। इस बार श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल, पीएससी और ड्रोन निगरानी की व्यवस्था की गई है। महिलाओं के लिए शौचालय, चेंजिंग रूम और पेयजल की भी तैयारी की गई है। डीएम ने बताया कि घाटों को सुरक्षित बनाया जा रहा है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। अधिकारी समय पर भी कार्य पूर्ण करने में जुटे हुए हैं। जनपद अमरोहा में
अक्टूबर 25 तारीख से जो टिगरी मेला है, प्रसिद्ध टिगरी मेला है, गंगागढ़ मुक्तेश्वर के पास लगती है। ये लगभग 15-20 दिन के लिए चलती का मेला है। उसका तैयारी का मुआयना करने के लिए मैं आया था। अभी स्टार्टिंग पे से अभी सभी पंडाल वगैरह सब लगा रहा है, पुलिस लाइन बना रहा है, सभी बिजली की व्यवस्था, रोड की व्यवस्था सब बनवा रहा है। हम और डीएम हमरोगा और एसपी हमरोगा सभी लोग आए हैं यहाँ पे। जो इस बार कैसे है यहाँ पे, जो पानी का रफ्तार कैसे है और यहाँ पे कैसे गार्ड बनेगी और उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया है। और जोन और सेक्टर के माध्यम से हम लोग सुरक्षा व्यवस्था कराता है और ड्रोन के माध्यम से निगरानी करेंगे और ट्रैफिक व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था उसको पहले से हम प्लान कर रहे हैं। उसके आधार पर हम लोग आज का एक प्रिलिमिनरी विजिट है। प्रिलिमिनरी विजिट में एसपी और डीएम का निर्देश दिया हमने यहाँ पे पूरी तैयारी की अच्छी करने के लिए, और आने वाले समय और मीटिंग करेंगे और फोर्स 25 तारीख से आ जाएगी। उसके बाद फोर्स लगा की ड्यूटियाँ लगातार चलेगी और आने वाले समय हम लोग और ब्रीफिंग डीब्रीफिंग सब करते रहेंगे। पिछले साल के मुकाबले सर इस बार फोर्स की क्या संख्या बढ़ेगी? हाँ, इस बार भी हर साल की तरफ इस बार भी हम लोग 10% फोर्स एक्स्ट्रा बढ़ाया है और जनता के भी एक्सपेक्टेशन है पिछले साल से इस बार भी ज़्यादा जनता भी आ सकता है। उसके अनुसार हमारी तैयारी पूरी रहेगी। सीसीटीवी भी है और सर दूसरा एक चीज़ यहाँ पर देखी जाती है, स्टंटबाजी काफ़ी होती है, पुलिस कार्रवाई भी करती है। इस बार क्या रहेगा? वो सीसीटीवी तो पिछले साल से इस बार ज़्यादा बढ़ा दिया हम लोगों ने। पूरी मेरा चतर का मोर देन 100 कैमरा के ऊपर हम लगा रहा है और स्टंटबाजी कोई भी खुरापाती करे उनके खिलाफ सख्ती से कानूनी कार्रवाई होगा। यूपी के रायबरेली जिले के हरचंदपुर थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर ले जाने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक यशवीर सिंह के निर्देशन और अपर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में गठित टीम ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई अपराध और अपराधियों के खिलाफ चल रहे अभियान में की गई है। गिरफ्तार व्यक्ति से पूछताछ जारी है और आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए उसे न्यायिक प्रक्रिया के तहत भेजा गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना उनकी प्राथमिकता है। यूपी के ललितपुर में भाजपा के जिला पंचायत अध्यक्ष कैलाश निरंजन विवादों में हैं। उन पर बिना अनुमति ब्रिटिश कालीन 1901 के निरीक्षण भवन को गिराने का आरोप है, जबकि पास में बनी अवैध मजार को नहीं हटाया गया। ग्रामीणों में आक्रोश है और जांच की मांग हो रही है। प्रशासन ने एडीएम को जांच सौंपी है। ग्रामीण सवाल उठा रहे हैं कि रात में ध्वस्तीकरण क्यों हुआ और मजार को क्यों छोड़ा गया। वहीं अध्यक्ष ने मिनी स्टेडियम और गौशाला बनाने की बात कही है, लेकिन इसका कोई आधिकारिक प्रस्ताव नहीं है। मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है। नहीं, वही इमारत उसी जमीन में थी और वो अवैध मजार भी उसी जमीन में है। वो इमारत जो ढहाई गई है वो तो दर्ज थी, लेकिन ये मजार तो दर्ज भी नहीं है। जब वो हट सकती है तो ये क्यों नहीं हट सकती? ये अवैध मजार भी हटाई जाए ताकि पूरा प्रांगण सही हो जाए और जो भी निर्माण जिला पंचायत करना चाहती है वो करे, लेकिन वो अवैध स्ट्रक्चर भी हटाया जाए। जी, गौशाला भी बन रहा है, स्टेडियम भी बन रहा है, तो कहीं ना कहीं ये मजार उसमें अड़चन नहीं बन रही है? आपको ही लगता है? यही निवेदन तो जिला पंचायत से कर रहा और आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी नाथ जी से भी कर रहे हैं कि जब सरकारी भूमि में वो अवैध स्ट्रक्चर है जो दर्ज नहीं है और जो दर्ज थी वो इमारत ढहाई जा सकती है, तो ये अवैध मजार क्यों नहीं हटाई जा सकती वहाँ से? रामू कुशवाहा जी तो अच्छा काम कर रहे हैं, लोकप्रिय जिला पंचायत सदस्य, फिर भी कहीं ना कहीं मनमानी देखने को मिल रही है, तो ये गिरवा पाएंगे क्या? ये अब ये उनका विषय नहीं है। हम तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके विषय से शिकायत कर रहे हैं या निवेदन कर रहे हैं कि जब वो 1901 में ब्रिटिश काल में बनाई गई इमारत ढहाई जा सकती, तो अभी कुछ वर्ष पूर्व ये अवैध मजार का निर्माण जो हुआ है ये क्यों नहीं हटाई जा सकती? खेल मैदान में बाधा है एक प्रकार की। बिल्कुल बाधा है। जब एक बिल्डिंग हटाई जा सकती है ब्रिटिश काल की और ये अवैध स्ट्रक्चर जो ग्राउंड के बीचों बीच है ये क्यों नहीं हटाया जा सकता? पहले डीएम साहब से बात की थी तो उन्होंने मुझसे एक ही लाइन में उनका एक स्टेटमेंट था कि इसकी मुझे कोई जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं है और अगर आगे मुझे कुछ पता चलता है तो मैं इस पर एक जांच बैठा लूँगा। ये मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है किसके द्वारा ये काम किया गया है। और साथ ही मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी ये बिल्डिंग्स बनाई गई थी तो इनको लेके एक और चर्चा मैंने बहुत सुनी है कि गुलामी की जो भी बिल्डिंग्स हैं, जो भी गुलामी की निशानियाँ हैं, उन सबको मिटा दिया जाएगा। तो उन लोगों से मेरा एक ही क्वेश्चन है कि आपके लिए जो ब्रिटिश ने रेलवे दिया था, आप उसको मिटाएँगे? संसद भवन जो कि बनवाया गया था, 2 डिज़ाइनर थे ब्रिटिश के, उन्होंने उसको डिज़ाइन किया था और वो जो संसद भवन तैयार किया गया था उससे भी ये 27 साल पुरानी बिल्डिंग थी।
विदो 1920 से लेके 27 में संसद भवन को तैयार किया गया था और ये बिल्डिंग 1901 की थी। तो आप इतनी पुरानी इमारत को गिरा चुके। आज से 2022 में मैंने ललितपुर के डीएम साहब को एक मीटिंग में सभी अतिथिगण और माननीय सब बैठे हुए थे, जिसमें हमारे इधर के मिनिस्टर और एक विधायक और माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष और बाकी सारे अधिकारियों के बीच मैंने मीटिंग में ये मांग रखी थी, क्योंकि मैं पर्यटन और संस्कृति परिषद का मैं सदस्य हूँ। तो उस मीटिंग में मैंने मांग की थी कि जो हमारे इधर का ये ब्रिटिश काल का ये बंगला है, इसको आप रिनोवेट कीजिए और इसके लिए जीर्णोद्धार कराइए, इसका संरक्षण कीजिए और इसको पर्यटन से जोड़ दीजिए, जिससे कि इस बिल्डिंग का एक रख-रखाव अच्छे से चले। प्लस इसमें आप पर्यटन में जोड़ेंगे तो बाहर से जो लोग आएँगे उसमें टूरिज़्म को भी पैसा जाएगा और साथ ही साथ जो रोज़गार के लिए लोग भटकते हैं कुछ जो है कि ये एडी 1901 1901 में बनाई गई थी। ये बहुत पुरानी वृद्धा की इमारत हुआ करती थी। लोगों के काफ़ी नेचर इसमें जुड़ा है, जो जिला पंचायत द्वारा इसको बिना किसी परमिशन से मिटा दिया गया है। ना तो जिला अधिकारी से कोई परमिशन ली गई है, ना ही पुरातत्व विभाग से कोई परमिशन ली गई है। जब पुरातत्व विभाग में पता किया तो बोले कि कोई परमिशन इसको मिटाने की नहीं दी गई। इसका क्या कारण है कि इन्होंने जो रात में इस पूरी बिल्डिंग को मिटाया है और ये इसमें कौन है क्या कि- क्या सामान निकाले हैं ये भी किसी को पता नहीं है, क्योंकि रात में मिटाया है, किसी को वृद्धावासियों को पता नहीं था। और इसमें वृद्धा के काफ़ी रहस्य जुड़े थे और सबसे पुरानी बिल्डिंग थी जो यहाँ न्याय हुआ करता था, कभी कोषागार भी यहीं हुआ करता था, जो मिटा दिया गया है जिला पंचायत अब द्वारा। आप क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं कि जिला पंचायत के जो अधिकारीगण हैं उन पर कार्रवाई की जाए, कड़ी से कड़ी इसकी जांच कराई जाए कि इसको किस कारण मिटाया गया है और किस कारण मिटाना था। जो रात में इस बिल्डिंग को मिटाया गया है, जिला पंचायत अध्यक्ष जी ने किस कारण मिटवाया है और इसकी जो गुम्मे मुम्मे हैं वो दीवालों में लगाए गए हैं, यहाँ दीवारें बनाई गई हैं। इसका मतलब सीधा सीधा पहला तो बिल्कुल जरूरी था। दूसरी बात है, इसमें कुरान में भी ये है कि आप जबरन मजार पे और मस्जिद पे कब्जा नहीं कर सकते, आपकी नमाज पढ़ना हराम होगी। फिर भी अगर ये लोग कर रहे हैं तो सीधी सीधी बात असुर है, राक्षस ये है, भाजपा शैतान है। सरकार में जिला पंचायत जो है जिला पंचायत विभाग है उस द्वारा ये किया गया है, तो क्या इस पर भी ध्वस्तीकरण होगा? कार्रवाई की जाएगी, बात को आगे बढ़ाया जाएगा। अभी बिहार के चुनाव चल रहे हैं, इसलिए हम लोग अभी आपस में कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। अभी मैंने तब भी कहा, अब भी कहा, चुनाव के बाद मेरे पास विषय आएगा, विषय को हम ऊपर ले जाएंगे, डंके की चोट पे काम होगा। जिला पंचायत का मामला है कि उनको परमिशन लेना चाहिए थी, क्यों नहीं ली। लेकिन हमारा ये तो साफ साफ दिख रहा है ना कि ये तो कोई किसी ने जमीन खरीद के रजिस्ट्री करा के तो ये बनाई नहीं है। जब वो सरकारी बिल्डिंग अपनी खुद हटा सकते हैं तो ये अवैध स्ट्रक्चर क्यों नहीं हटाया, ये अवैध मजार क्यों नहीं हटाई। सरकार से क्या मांग है? सरकार से यही मांग है कि जब वो खुद अपनी संपत्ति में निर्मित ब्रिटिश काल के समय की बिल्डिंग हटा सकते हैं, तो ये पीछे जो आप देख रहे हैं ये सरकारी भूमि पर, जिला पंचायत की भूमि पर बनी अवैध मजार क्यों नहीं हटा सकते। यूपी के मुरादाबाद से खबर है, जहां छठ पर्व पर यात्रियों की सुरक्षा के लिए मुरादाबाद रेलवे मंडल ने 24 से अधिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू किया है। ये ट्रेनें पूर्वी यूपी, बिहार, झारखंड और दिल्ली रूटों पर चलाई जा रही हैं। त्योहारों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने सुरक्षा, सफाई और टिकटिंग व्यवस्था को मजबूत किया है। अतिरिक्त आरपीएफ और जीआरपी बल तैनात है, जबकि सीसीटीवी मॉनिटरिंग 24 घंटे जारी है। सीनियर डीसीएम आदित्य गुप्ता ने कहा कि हर यात्री की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करना रेलवे की सर्वोच्च प्राथमिकता है। ये जो पीरियड है जिसमें दिवाली और दिवाली के ठीक हफ्ते के अंदर अंदर जो छठ का कार्यक्रम होता है, तो इस त्यौहार में बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में दिल्ली, एनसीआर या आसपास के क्षेत्रों से जो ईस्टर्न सेक्टर है, ईस्ट की तरफ, जिसमें बिहार के और उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो यात्री हैं उनका मूवमेंट बढ़ जाता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार भी डेली बेसिस पे जो रेगुलर ट्रेनें हैं उनके अलावा स्पेशल ट्रेनों का जो संचालन है वो किया जा रहा है। पिछले 2 दिन में, जिसमें आज भी इंक्लूडेड है, प्रतिदिन 27 से 28 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जिसमें जो ईस्टर्न सेक्टर है, मतलब बिहार या गोरखपुर की तरफ जाने वाली तकरीबन 18 से 19 गाड़ियां हैं जो स्पेशल ट्रेनें रेगुलरली चलाई जा रही हैं। इसके अलावा जो हमारे पास शेड्यूल ट्रेनें हैं जो अक्रॉस द ईयर चलती हैं, उसमें तकरीबन 15 गाड़ी हैं जो आज की डेट में बिहार की डायरेक्शन में जा रही हैं। तो अगर हम ऐसे देखेंगे तो तकरीबन 34 गाड़ी है प्रतिदिन जो यात्रियों को ले जाने के लिए चलाई जा रही है, जो अपने आप में एक सफिशिएंट नंबर है।
तो मेरी सभी यात्रियों से अनुरोध है कि जब वो अपना टिकट लें तो रेगुलर ट्रेन्स के अलावा जो स्पेशल ट्रेन्स हैं उनका भी सारे के सारे डिटेल रेलवन ऐप पे उपलब्ध हैं, जो NTS के माध्यम से वो जानकारी रेलवे के अधिकृत वेबसाइट से ले सकते हैं। जो स्टेशंस हैं, प्रमुख स्टेशंस के सारे जो सहयोग केंद्र हैं उसमें इन सभी स्पेशल ट्रेनों की जानकारी है। जो आरक्षण केंद्र हैं, बुकिंग केंद्र हैं, उनमें इन स्पेशल ट्रेनों की जानकारी है। तो आप स्पेशल ट्रेनों के माध्यम से अपनी जर्नी सफलतापूर्वक कर सकते हैं। सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम होंगे? जो हमारे प्रमुख मेन लाइन के स्टेशंस हैं, जिसमें हापुड़ है, बरेली, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, हरिद्वार, इन सब में जो सफिशिएंट मात्रा में RPF और GRP के जो हमारे सुरक्षाकर्मी हैं उनको नियुक्त किया गया है। जो पीली पट्टी होती है, जो हम लोग देखते हैं ट्रैक पे पीली पट्टी बनी होती है, उसके पीछे एक रोप लगा के, पूरा रोप लगा के क्राउड को थोड़ा मैनेज करने की कोशिश की जाती है कि जिसमें जब गाड़ी आए, गाड़ी रुके तो जो उतरने वाले यात्री हैं वो सुविधापूर्वक पहले उतर सकें और उसके बाद जो चढ़ने वाले यात्री हैं वो इमीडिएटली उसमें चढ़ सकें। तो एक ये निरंतर प्रयास किया जा रहा है। जो पीक रश आवर है, मतलब जिस समय रश ज़्यादा होती है, उसको मॉनिटर किया गया है हर स्टेशन पे और वहाँ पे अतिरिक्त मात्रा में स्टाफ नियुक्त है। यूपी के हरदोई पुलिस और इनामिया अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई। 25-25 हजार रुपए के इनामी आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उनके पास से अवैध शस्त्र, पिकअप डाला और 14,000 रुपए नकद बरामद किए हैं। ये आरोपी ठेका शराब सेल्समैन से लूट की घटना में शामिल थे। इटोली पुल पर चेकिंग के दौरान वे भागे, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर दबोच लिया। देहात कोतवाली पुलिस ने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने इसे अपराधियों के खिलाफ बड़ी सफलता बताया है। दिनांक 23 एवं 24 अक्टूबर की रात्रि में कोतवाली देहात पुलिस द्वारा इटोली पुल पर चेकिंग की जा रही थी। उसी समय एक संदिग्ध डाला आता हुआ दिखाई दिया, जिसको पुलिस द्वारा रुकने का इशारा किया गया, लेकिन डाला चालकों द्वारा डाला नहीं रोका गया एवं उसका पीछा करते हुए पुलिस द्वारा उनको रंजीतपुरवा के पास घेरा गया, जिसमें उनके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षार्थ पुलिस पार्टी द्वारा भी जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें 2 व्यक्तियों के पैर में गोली लगी है। इनकी पहचान मेवाराम निवासी जनकपुर थाना कोतवाली देहात एवं अभिषेक निवासी हरिपुरगंज थाना कोतवाली देहात के रूप में हुई है। ये कोतवाली देहात से वांछित चल रहे थे एवं 25-25 हज़ार के इनामिया थे। इनके कब्जे से एक डाला, 14,000 रुपये, 2 तमंचे, 2 जिंदा कारतूस, 4 खोखा बरामद हुए। साथ ही साथ एक चाबी का गुच्छा भी बरामद किया गया है। इनको दोनों घायल अभियुक्तों को उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा गया है। फील्ड यूनिट को बुलाकर मौके से भौतिक प्रदर्शन एकत्र किए जा रहे हैं। अन्य वैधानिक कार्रवाइयां प्रचलित। यूपी के आजमगढ़ के जहानागंज क्षेत्र में दीपावली की रात हुए विवेक यादव हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने मुठभेड़ में 2 घायल सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें 2 को गोली लगी जबकि 1 को मौके से पकड़ लिया गया और इनके पास से अवैध पिस्टल, तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद हुई। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने चेकिंग के दौरान पुलिस पर फायरिंग की थी। घायल आरोपियों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने पहले ही एक अन्य आरोपी विशाल सिंह को गिरफ्तार किया था। यह मामला थाना जहानागंज का है। हत्या के अभियोग में वांछित अभियुक्त पवन यादव व अभिषेक चौहान के साथ थाना जहानागंज की पुलिस की मुठभेड़ हुई है, जिसमें अभियुक्त पवन यादव व अभिषेक चौहान को पैर में गोली लगी हुई है, जिन्हें गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया है। एक अन्य अभियुक्त अंकित गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में थाना जहानागंज पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। यूपी के प्रयागराज में मीडिया कर्मी LN सिंह की हत्या के बाद पुलिस ने आरोपी विशाल को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। घटना सिविल लाइंस के हर्ष होटल के सामने हुई थी, जहां हमलावरों ने चाकू से 25 से अधिक वार किए। विवाद साहिल नामक युवक से हुआ था, जिसके साथ ही विशाल ने वारदात को अंजाम दी। वहीं 2 घंटे में पुलिस ने CCTV और मुखबिर की मदद से विशाल को नेहरू पार्क के पास घेर लिया और फायरिंग के दौरान उसके पैर में 3 गोलियां लगी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया है। पत्रकार की हत्या ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। मेरा चचेरा भतीजा है, आपके पत्रकारिता से जुड़ा हुआ है। अभी तक कोई बात समझ में बहुत आई नहीं मुझे भी, क्योंकि हमको फ़ोन आया कि चाचा मुझे बचा लीजिए। उस दरमियान मैं डॉक्टर UB यादव साहब के यहाँ बैठा था। तत्काल मैंने अपने कुछ जूनियर अधिवक्ता उनको बोल दिया कि भाई तुरंत पहुंच जाओ
और इंस्पेक्टर सिविल लाइन को, और मैं खुद भी तुरंत चल दिया। मैं आज ही आधे रास्ते था, तब तक हमारे जूनियर अधिवक्ताओं ने बताया कि हालत बहुत गंभीर है, कम से कम 25-30 चाकू मारे गए हैं। गाड़ी में लाद के हम लोग स्वरूप रानी हॉस्पिटल लाए हैं, पुलिस भी साथ थी। अब अभी तो पुलिस भी कुछ भी बताने में, जैसा आपने देखा पुलिस कमिश्नर अजय पाल शर्मा भी मौजूद थे। अभी क्या हालत है? मेरे ख्याल से तो आप 0 ही समझिए अब, क्या लगता है जब तक ऑफिशियल जिस तरह से पत्रकार सुरक्षित नहीं है, लगातार जिस तरीके से प्रयागराज में घटनाएं हो रही हैं, अब पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल, मैं इस चीज़ को एकदम गलत मानता हूं कि पुलिस प्रशासन कम से कम इस बात की, पत्रकार अधिवक्ता इस टाइप के लोग के ऊपर अगर हमला होता है और इस तरह से, आप जान के रखिए कम से कम 25-30 बांका जो होता है चापड़, उससे काटा है। पूरा फुटेज देख लीजिए। उसके बस्ते में आपका ये कैमरा जो आप लिए हुए हैं ये भी है, मोबाइल्स हैं। क्या भतीजे ने कभी कोई विवाद, किसी तरह की कोई रंजिश बताई थी? नहीं, कोई रंजिश तो नहीं बताई अब तक, केवल आज, मतलब ऐसे तो उसकी कोई रंजिश हमें लगता नहीं है। बाकी उनकी क्या है, उसका बच्चा है एकदम छोटा सा है अभी, और एक पत्नी है, अभी लड़का है, वो भी बहुत बताने की स्थिति में नहीं है। क्योंकि हम लोग भी भाई चाचा जरूर हैं, लेकिन अब आप भी जान रहे हैं, मैंने बोला ना कि चचारा भतीजा है, तो बहुत कुछ अंदरूनी तो मुझे भी अभी बहुत अवगत नहीं है। लेकिन पुलिस से बात हुई है, पुलिस मुझसे ये कही है कि कुछ न कुछ क्लू मिला है, हम लोग तत्काल रवाना हो रहे हैं। ये बात कह के इंस्पेक्टर और एसीपी गए हैं। अब बाकी तो आपके पुलिस कमिश्नर आए ही थे, वो अपनी, नहीं, मेरा तो ये है कि भाई कम से कम एटलीस्ट जिसने ये घटना घटाई उसे तत्काल अरेस्ट किया जाए और फिर कानूनी कार्रवाई किया जाए। क्योंकि अभी तो फुटेज होगा, तमाम चीज़ें होंगी, उससे भी देख सकते हैं कि कौन आदमी चापड़ लेके, किस तरीके से एक पत्रकार पर हमला बहुत हुआ जघन्य है, ये जघन्य अपराध है। पत्रकार, प्रयागराज की कानून व्यवस्था को क्या? मैं वकील भी हूँ, मैं इस हाई कोर्ट का महासचिव भी रहा हूँ, इस हाई कोर्ट का अध्यक्ष भी रहा हूँ, मैं हर चीज़ से अवगत हूँ। क्या रात में अब निकलना सुरक्षित रह गया है? बिल्कुल। अब अगर ये स्थिति है तो आप भी समझ ही रहे हैं कि बहुत कुछ अभी कहने की स्थिति में नहीं है। लेकिन जहाँ तक उसके स्थिति का सवाल है तो आप 0 मान के चलिए। आज दिनांक 23 अक्टूबर को शाम को हर्षोली के पास में ये घटना की सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू, जिनके ऊपर कुछ बदमाशों के द्वारा हमला करके धारदार हथियार से उनको घायल किया, जिसके बाद उपचार के लिए उनको तत्काल SRN हॉस्पिटल लाया गया। इसमें उपचार के दौरान जो घायल थे उनकी मृत्यु हुई और इसी में जो वहाँ घटनास्थल से साक्ष्य कलेक्ट किए गए, जो विटनेसेस थे या आसपास लोग मौजूद थे, उनसे बातचीत की गई और तमाम जो सर्कमस्टेंसेस थे उसकी जानकारी की गई। तो ये ज्ञात हुआ कि आरोपी विशाल के द्वारा ये घटना कारित की गई अपने कुछ सहयोगी के साथ में। फिलहाल जो मुख्य आरोपी था विशाल, उसके द्वारा कुंदाबाद क्षेत्र से, मछली बाजार से ये चाकू खरीदा गया था, जिससे उसके द्वारा मृतक पर धारदार हथियार से उसी चाकू से हमला किया गया था। और फिलहाल दबिश में जो विशाल है आरोपी, उसके पुलिस मुठभेड़ में उसको अरेस्ट किया गया है और मुठभेड़ में उसके 3 गोलियां लगी हैं उसके दोनों पैरों में और फिलहाल उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है और आगे जो साक्ष्य एकत्रित कर विधिक कार्रवाई की जाएगी, उसके सामने आगे रिमांड लिया जाएगा। इसमें अभी तक जो है एक जो मुख्य आरोपी है विशाल की शामिल होने की बात सामने आई है, उसके एक और सहयोगी की भी शामिल होने की बात सामने आई है, जिसके संबंध में पुलिस टीम के द्वारा दबिश दी जा रही है और इसमें 2 और भी जो सस्पेक्ट हैं उनको भी अभी फिलहाल कस्टडी में लेकर के उनसे पूछताछ की जा रही है। और ये जानकारी हुई है कि पिछले दिन जो मृतक है उनका और जो आरोपी है उनके बीच में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिस चीज़ की अभी जानकारी ये मतलब अभी तक ये प्राइमा फेसी इंफॉर्मेशन है, इन सभी तथ्यों की अभी पड़ताल की जा रही है, वेरीफाई किया जा रहा है और जैसे साक्ष्य निकल करके आएंगे उनको संबोधित करते हुए
आगे जो है अगली विधि कार्रवाई की जाए। घटना के पीछे कारण क्या है अभी तक? जैसे कि मैंने बताया कि एक दिन पहले इनका किसी बात को लेकर के झगड़ा हुआ था, किस बात को लेकर के झगड़ा हुआ था इसकी जानकारी की जा रही है। बट ये कंफर्म हुआ है कि उनकी आपस में काफी ज्यादा कहासुनी हुई है और फिर आज वहाँ पे ये घटना विशाल के दौरान ये खारिज की गई है। ये वो जो भी हमारा जो विधिक कार्रवाई है उसको पूरी तरह अमल में लाया जाएगा। हमारा डेफिनेटली ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हमारी सहानुभूति पीड़ित के साथ में है। जो डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह से हर संभव सहायता प्रदान। इस तरह की घटना हुई है, पत्रकारों की सुरक्षा पर सवाल खड़ा हो रहा है। देखिए पूरी तरह से दिन रात पुलिस नाके का जिला देख करके यहाँ इंश्योर किया जा रहा है कि सभी जो जनपद वासी उनको सुरक्षित माहौल मिले और अगर किसी के द्वारा कोई भी अपनी सीमा का अतिक्रमण करेगा, कानून व्यवस्था के साथ में शिक्षा करने की कोशिश करेगा तो डेफिनेटली उसके ऊपर सख्त से कार्रवाई की। यूपी के शामली में पुलिस और एसओजी की संयुक्त कार्रवाई में 1 लाख के इनामी बदमाश फैसल का एनकाउंटर हुआ। फैसल कुख्यात संजय जीवा गैंग का शूटर था। भैया दूज की रात झिंझाना क्षेत्र में बाइक लूट के बाद पुलिस ने उसे भोगी मजरा के जंगल में घेरा। फायरिंग के दौरान फैसल घायल हुआ और बाद में उसकी मौत हो गई। उसका साथी फरार है। मुठभेड़ में एसओजी सिपाही दीपक निर्वाण भी घायल हुए। पुलिस ने इलाके में कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया है। एसएसपी एनपी सिंह ने टीम को सफलता पर बधाई दी है। एक लगभग शाम को 6:15 जानकारी हुई कि एक व्यक्ति अपने बच्चों को लेकर के गए थे अपने ससुराल में। आज आपको सबको मालूम है कि आज एक बहुत बड़ा पर्व था भैया दूज का। अपनी पत्नी को लेकर लौट रहे थे। झिझाना में पहुंचने पर 2 लड़कों ने उनकी बाइक छीनने का प्रयास किया, उन पर फायरिंग किया और लास्ट उनकी बाइक छीन ली, उनके पैसे छीन लिए, उनकी मोबाइल छीन के भाग गए वो लोग। तत्काल वो जीतराम जी थे, थाना कैराना के गाँव के रहने वाले थे। हमारे थाने पर गए, उनका मुकदमा लिखा गया। तत्काल हमारी पूरी टीम इस पर एक्टिवेट हुई। हमारी स्वाट सलवास की टीम इसमें लगी और बदमाशों की घेराबंदी की गई। लगभग अभी आधे घंटे पहले जानकारी हुई कि कुछ बदमाश हमारे यहाँ जो बेतखड़ी गांव उसके आसपास ये देखे गए हैं। हमारे एसएचओ झिझाना, हमारी स्वाट की टीम उनको घेराबंदी की और गन्ने के खेत के पास में बदमाश लाइव इनकाउंटर हुआ, जिसमें एक बदमाश गंभीर रूप से घायल हुआ और एक बदमाश मौके से फरार हो गया। उस इनकाउंटर में हमारा सिपाही दीपक भी गंभीर रूप से घायल, उसको लोग रेफर कराया है जिला अस्पताल के लिए। जो बदमाश गंभीर रूप से घायल हुआ वो उसने अपना नाम फैसल सना वकील बताया। वो मुल्तान जनपद मेरठ का रहने वाला, सड़गढ़ थाने रहने वाला है वो, और अभी वो मुजफ्फरनगर में रह रहा है वो सर। उसको तत्काल हम लोग रेफर किए CSC ऊन के लिए और जहाँ पे उसको रेफर कर दिया गया अस्पताल इलाज के लिए। अभी जानकारी हुई जहाँ उसकी मृत्यु हो गई है। जानकारी ये हुई कि ये बदमाश एक बहुत बड़े गैंग का मेंबर है, जिसमें एक शाहरुख पठान था मुजफ्फरनगर में, जिसको अभी STF ने 2025 में इनकाउंटर में उसको ढेर किया था। उसी गैंग का मेंबर है ये और इसके ऊपर करीब 2 दर्जन मुकदमे हत्या, लूट, डकैती, रंगदारी के दर्ज है ये। जनपद शामली में भी इसके ऊपर 3 मुकदमे पूर्व से दर्ज थे। इसमें 1 लाख रुपये का रिवार्ड घोषित किया गया था इसके ऊपर। और ये बेसिकली ये जो गैंग है ये कनेक्टेड है जीवा से, संजीव जीवा से, और मुख्तार अंसारी गैंग जो पूर्वांचल का गैंग था ये सब उन सबके शूटर रहे पहले से। और जब वो लोग जेल में थे तो उस समय इनका प्रयोग लोग गोली मरवाने के लिए करते थे। संजीव और उनकी मृत्यु के पश्चात बाद में शाहरुख पठान इस गैंग का लीडर हुआ और वो इनको यूज करने लगा। 2015 में इस गैंग ने स्टेशन पे मुजफ्फरनगर में पुलिस कस्टडी में एक आसिफ ज्यादा नाम के बदमाश की सरेआम हत्या कर दी थी और उसमें भी ये लोग जेल गए थे। ये काफ़ी बड़ा गैंग है ये, और इसके अभी 2 बदमाश और शोभी और इसमें एक रेहान भी बाहर है इसमें, और शाहरुख की इसमें एनकाउंटर में मौत हो चुकी है। आज हमारी पुलिस ने काफ़ी अच्छा इसमें काम किया, चूँकि इन लोगों ने एक लूट भी की थी बाइक की और वो बाइक बरामद हुई है इनके पास से। इनकाउंटर में जो हमारी पुलिस सम्मिलित थी वो हमारी काफ़ी अच्छा उन लोगों ने काम किया है और बदमाशों के पास से लूटी हुई बाइक एक्स्ट्रा उनके पास अलग से बाइक बरामद हुई है और उनके पास से 2 पिस्टल बरामद हुई है 32 बोर की और 9 जिंदा कारतूस 5 का बरामद हुआ है। सर, हाल ही में जो लूट की घटना को इन्होंने अंजाम दिया, कितने लोग शामिल थे और अभी कोई इनमें से कोई फरार भी है क्या सर? एक्चुअल में शाम को जो घटना आज हमारे यहाँ घटित हुई उसमें 2 बदमाश सम्मिलित थे और एक बदमाश चूंकि एनकाउंटर के समय मौजूद था वो भी, क्योंकि बहुत ही आपने देखा बहुत घना गन्ने का खेत है आसपास यहाँ पे। एक बदमाश उसका मौका लेकर के फरार हो गया है और एक बदमाश गंभीर रूप से घायल, उसकी मृत्यु हो गई वहाँ पे। हमारी टीमें कॉम्बिंग की है लेकिन चूंकि मिला नहीं है वो बदमाश की जो सामग्री बरामद हुई उससे हम लोग उस तक पहुँचने का प्रयास करेंगे। सर, कोई हथियार वगैरह कोई क्या इनसे? जी बिल्कुल, मैंने आपको बताया पहले ही कि ये जो दोनों बदमाश थे दोनों के पास ऑटोमेटिक फैक्ट्री मेड पिस्टल थी, दोनों ही 32 बोर की थी और दोनों ही मौके से बरामद हुई है। उसके साथ में 9 जिंदा कारतूस है, 5 कारतूस बरामद हुए हैं और लूटी हुई बाइक है, एक बाइक और भी जिससे लोग चल रहे थे वही बरामद हम लोग किए हैं।
सर इस पर आपराधिक मुकदमे लगभग कितने हैं अंदाजा? जो अभी वर्तमान में जो फैसल बदमाश था उस पर लगभग 2 जन के मुकदमे हैं। वो मुकदमे बहुत ही गंभीर धाराओं के हैं, सारे लूट के हैं, डकैती के हैं और मर्डर के हैं, रंगदारी के हैं। उसी में वांछित हमारे जनपद से भी वांछित चल रहा था और उसी में 1 लाख रुपए का रिवार्ड घोषित किया गया था इसके ऊपर। यूपी के संभल में पौराणिक 24वीं कोस परिक्रमा की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 25 और 26 अक्टूबर को यह परिक्रमा वंश गोपाल तीर्थ से शुरू होकर वहीं समाप्त होगी। श्रद्धालु 68 तीर्थों और 19 कूपों के दर्शन करेंगे। मान्यता है कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी के साथ यहां आए थे और इसी स्थान पर विश्राम किया था। प्रशासन ने पूरे परिक्रमा मार्ग को अतिक्रमण मुक्त कराया है। श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा और स्वच्छता के विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। वंश गोपाल तीर्थ पर संतान सुख की विशेष मान्यता बताई जाती है। हाँ, दीपावली के बाद कार्तिक महीना की चौथ, पांचम और छठ का यहाँ प्रोग्राम होता है। तीज, चौथ और पांचम का प्रोग्राम होता है। तो पंचमी के दिन यहाँ लाभ पंचमी की पूजा होती है, फेरी संपन्न होती है, फेरी परिक्रमा पद यात्रा यहाँ संपन्न होती है। और पुराने ज़माने से फेरी चली आई है। तो तीज, चौथ और पांचम का यहाँ फेरी का ये आयोजन होता है। हजारों वर्षों से चलता था, अब बीच में बंद हो गई थी लेकिन अब चालू हुई है। और यहाँ मेला भी लगता, पंचमी का भंडारा भी होता है और यहाँ की खूब महिमा है। क्या कब से कब तक कार्यक्रम है और क्या महत्व है फेरी का? फेरी तो तीज के दिन रात को भक्त लोग आ जाते हैं, चतुर्थी को सुबह यहाँ से फेरी जाती है परिक्रमा। और 24 कोस पहले थे, अब और बढ़ गई है तो मतलब फिर भी 24 कोस कहलाती है। तो 24 कोस फेरी में सब जाके 2 दिन लगता है, 1.5 दिन लगता है। तो 2 दिन में वापस आ जाते। फिर यहाँ मेला होता है, भंडारा होता है और बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है। और उसकी महिमा तो पहले से लिखी है कि कोई भी मनोकामना होती है तो ये पूरी हो जाती है। और भगवान को प्रसन्न करने के लिए 24 खुद शिव जी ने कहा था कि कोई जो यहाँ की फेरी करेगा तो उसमें 68 तीर्थ का उसको पुण्य मिलेगा। ये बात है। महाराज जी, कितने श्रद्धालु आने की उम्मीद जताई जा रही है फेरी में शामिल होने के लिए और क्या कुछ मनोकामना भक्तों की यहाँ पर पूरी होती है? अच्छा, ये तो हजारों, मैं यहाँ 25 साल से हूँ तो हजारों लोगों को मैंने देखा है कि भगवान ने उसकी गोद भर दी है। संभल के 68 तीर्थों की 24 कोसीय परिक्रमा की जो शुरुआत है हो चुकी है, प्रारंभ हो चुकी है। यहाँ पर मेरी उपस्थिति इस वक्त संभल के वंश गोपाल तीर्थ पर है और यहाँ से ये परिक्रमा स्टार्ट होगी और ये 24 कोसीय में 68 तीर्थ और 19 कूपों पर होकर के यहाँ पर जो है यात्री जो तमाम श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचेंगे। बताया जा रहा है हजारों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु पहुँचेंगे। तमाम यहाँ पर देख सकते हैं ये जो परिक्रमा मार्ग है और ये वंश गोपाल तीर्थ है और यहाँ से जो है परिक्रमा प्रारंभ हो जाएगी। आज से लगभग 2 दिन बाद से परिक्रमा प्रारंभ हो जाएगी और ये 2 दिन लगातार ये 3 दिवसीय कार्यक्रम चलेगा। और इसकी तैयारियों को लेकर के यहाँ तमाम जेसीबी, बुलडोजर से लेकर के इंतजाम किए जा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं और जो मंदिर के महंत हैं भगत प्रिय महाराज जी, उन्होंने भी पुख्ता इंतजामातों की बात कही है और सुरक्षा व्यवस्था कड़े होने की बात कही है। रामपाल सिंह, सुदर्शन न्यूज, संभल। कर्नाटक के बेलगावी जिले के निपानी में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने दिवाली पर समाधि मठ गौशाला में पूजा के लिए 5 टन गन्ना अर्पित किया। इस पहल में स्थानीय व्यापारियों ने भी सहयोग दिया। परम पूज्य प्राणलिंग स्वामी जी ने कहा कि गाय भारतीय संस्कृति की आत्मा है और उसकी सेवा सर्वोच्च पुण्य है। युवाओं ने त्योहार के दिन गौ सेवा को प्राथमिकता देकर प्रेरक उदाहरण पेश किया। उन्होंने कहा कि यदि हर घर में गाय होगी तो वातावरण सात्विक रहेगा और परिवार सुख शांति से रहेगा। आयोजन में धार्मिक उत्साह के साथ सामाजिक एकता का संदेश भी दिया गया। असम के सिलचर में पुलिस ने फर्जी डॉक्टरों के नेटवर्क का खुलासा करते हुए मौसमी अस्पताल के मालिक जेपी दास को गिरफ्तार किया। वह खुद को डॉक्टर बताकर फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बेचता था और मसाज पार्लर की आड़ में सेक्स रैकेट चलाता था। पुलिस ने बताया कि कई फर्जी डॉक्टरों ने डिग्रियां इसी से खरीदी थी। छापेमारी में संदिग्ध दस्तावेज, नकदी और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद हुए। जेपी दास को 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। कछार पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी हुई है। पहले तो आपके और आपके पूरे टीम को इस बड़ी सफलता के लिए बधाई और आपकी पूरी टीम और आपने जितनी मेहनत से इस फेक डॉक्टर के सरगना को गिरफ्तार किया है, ये यहाँ के नागरिकों के लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत लोगों का जान बचेगा और अभी तक 13 डॉक्टर जो पकड़े जा चुके हैं पहले फर्जी डॉक्टर,
उनमें मेन सरगना का पकड़ना एक बहुत बड़ी बात है। सर, इसमें आपको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा या कितने दिन से हमारी टीम इसके पीछे लगी हुई थी? देखिए, हम लोग को रिपोर्ट मिला था, उसके वजह से हम लोगों ने काफ़ी इसमें हम लोगों ने प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन किया। करने के बाद हम लोगों ने अभी तक 13 जो फेक डॉक्टर्स है, फर्जी डॉक्टर्स है, उन लोग को हम लोगों ने अरेस्ट किया। और हर डॉक्टर के जो स्टेटमेंट आता था उसमें हम लोग जो इन्वेस्टिगेशन में इसको पता चला कि इसमें एक आदमी इन्वॉल्व है जिसका नाम है डॉक्टर JP दास। तो इनका भी जो डॉक्टर डिग्री है ये भी मतलब संदेहित है, मतलब ये संदेश के ऊपर नहीं है। तो हम लोगों ने जब पूछताछ किया चला, हम लोगों ने देखा कि इसने एक यहाँ पे इंस्टीट्यूट चला रहा है, इंस्टीट्यूट का नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, जिसका कोई मतलब अहमियत नहीं है, कोई किसी का एक्रेडिटेशन नहीं है, न किसी का एफिलिएशन है। तो ये एक फर्जी खुद खोल के एक अपने आप एक इंडस्ट्री चला रहा था इसमें, और काफ़ी लोगों को उसने फेक सर्टिफिकेट वहाँ से दिया है। तो फेक सर्टिफिकेट लेके लोग ने यहाँ वहाँ जाके प्रैक्टिस करता था। और अभी भी हम लोग का जो एज पर हमारा इन्वेस्टिगेशन है, यहाँ पे काफ़ी लोग यहाँ से फर्जी सर्टिफिकेट लेके मतलब आसपास के स्टेट में भी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हम लोगों ने पूरे चीज़ को अनुसंधान किया, पूरे चीज़ को हम इन्वेस्टिगेशन किया। इन्वेस्टिगेशन के बाद हमको पता चला कि ये आदमी जो है ये एक फर्जी सा एक इंस्टीट्यूट चला रहा है, और जिसके जरिए उसने काफ़ी लोगों का जो नीडी लोग हैं, जो मतलब दरिद्र लोग हैं, उन लोग का आर्थिक शोषण कर रहा है। तो इस वजह से हम लोगों ने आदमी को अरेस्ट किया। हम अरेस्ट करने के बाद हम लोगों ने ऑनरेबल कोर्ट में प्रोड्यूस किया। प्रोड्यूस करने के बाद ऑनरेबल कोर्ट ने हम लोगों को पुलिस रिमांड में 4 दिन के लिए दिया है। हम उसको इंटरोगेट कर रहे हैं, और फर्दर इसमें जो भी आएगा उसके लिए जो भी मतलब पुख्ता सबूत हमको मिलेगा, उसके ऊपर हम लोग ने ऑनरेबल कोर्ट को इसको हम सबमिट करेगा। और इनका जो रैकेट चला रहा है, इसमें जो भी लीकेजेस हैं उसको हम छोड़ने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, और जिस भी इसके सपोर्ट चपेट में आएगा उन लोगों के विरुद्ध भी लॉफुल कार्रवाई होगी। सर, डॉक्टर कम और सेक्स रैकेट मास्टर भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसके यहाँ 2-3 स्पा सेंटर है। इसके नर्सिंग होम में भी इलीगल काम पहले से ज़्यादा हो रहे थे, जिसमें बजरंग दल के लोगों ने काफ़ी बार इसको तोड़फोड़ किया है। तो सर, इसके बारे में कुछ जानकारी मिली है? देखिए, हम लोग का 2 दिन मतलब हम लोग का ऐसा कंप्लेंट मिला था, उसके ऊपर हम लोगों ने कार्रवाई किया है। कार्रवाई करते हुए उनका जो एक महासड़क में जो उनका रेस्टोरेंट और स्पा है, उसको हम लोगों ने बंद कर दिया था। उनका और बाकी भी इनका जो इंस्टीट्यूट है यहाँ पे चल रहा है, उसके ऊपर भी हम लोग का नज़र है, और हर तरह से कोई भी लीगल एक्टिविटीज़ कहीं पर अगर चल रहा है तो उसके ऊपर हम सख्त से कार्रवाई करेंगे। यूपी के फर्रुखाबाद से खबर है, जहां अराजक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया है। बता दें कि अराजक तत्वों ने भीमराव अंबेडकर की मूर्ति तोड़ दी। अंबेडकर मूर्ति की नाक तोड़कर अराजकता फैलाने का प्रयास किया गया। वहीं मूर्ति टूटी देख भीमराव अंबेडकर के अनुयायियों में आक्रोश देखा जा रहा है, और इसको लेकर सूचना जिला प्रशासन व पुलिस को दी गई है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मूर्ति की नाक सही कराने का आश्वासन दिया है, और फतेहगढ़ के जैनवी रोड तिराहा भीमराव अंबेडकर मूर्ति का मामला है। सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने के लिए बहुत ही अशोभनीय कृत्य किया गया है, जिससे सामाजिक सद्भाव बिगड़े। तो इसकी जानकारी आपको कैसे लगी? सुबह हमारे प्रमोद जातक जी हैं, नगर कीर्तन को पहले आए होंगे, तब उन्होंने देखा। तो इसकी जानकारी आपने प्रशासन को दी? हाँ, प्रशासन को एप्लीकेशन दे दी, सब सूचना दे दी, सारे अधिकारी आ गए हैं। तो अधिकारियों ने क्या बताया अभी? अब अधिकारी कैमरा चेक करा रहे हैं, मीडिया निकलवा रहे हैं। यूपी के कानपुर घाटमपुर से खबर है, जहां भाई दूज शुभ अवसर पर बलिदानी महोत्सव मनाया गया। बता दें कि भीतर गांव के गाजीपुर साड़ में बलिदानियों की याद में वार्षिक उत्सव मनाया गया, जहां वीर बलिदानियों को श्रद्धांजलि देते हुए लोगों की आंखें नम हो गई। और अमर बलिदानी ब्रिजेश सिंह के बलिदान को याद करते हुए 12वां वार्षिक उत्सव मनाया गया, जिसमें क्षेत्रीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और वीर बलिदानियों को श्रद्धांजलि दी गई। समिति के सदस्यों ने बताया कि इस अवसर पर बलिदान की मां जानकी देवी को मंच पर लाकर उन्हें स्मृति चिन्ह एवं अंग वस्त्र से सम्मानित किया गया। इसी मौके पर आए हुए सभी अतिथियों ने बलिदानियों के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनके बलिदान को याद किया, और उसके बाद मनमोहक देशभक्ति एवं आध्यात्मिक झांकियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं कार्यक्रम भैया दूज के मौके पर किया गया, जहां बलिदानियों के परिवार के लोग भावुक हो गए। इस मौके पर दिलीप यादव, धीरू सिंह, नितिन मिश्र, प्रियांशु कश्यप, छोटू महाराज सहित तमाम ग्रामीण उपस्थित रहे। जयदीप सिंह, रिटायर्ड पेटी ऑफिसर,
आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ और बड़ा ही अच्छा लगा। क्षेत्र की जनता अपने कृतज्ञतापूर्ण भाव से अपने अमर शहीदों को याद कर रही है और ये हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि जिन शहीदों ने अपनी जान सर्वोच्च बलिदान दिया देश के लिए, उनके परिवार के लिए ये कृतज्ञता हमें व्यक्त भी करनी चाहिए। बहुत अच्छा कार्यक्रम लगा, बड़ा अच्छा लगा। यूपी के मथुरा में इस बार भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर भव्य ब्रज रज उत्सव का आयोजन 26 अक्टूबर से धौली प्याऊ स्थित रेलवे ग्राउंड पर शुरू होगा। जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने बताया कि इस उत्सव में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार अपनी कला का जादू बिखेरेंगे। सांसद हेमा मालिनी, पुनीत इस्सर, कन्हैया मित्तल, रमा वैद्यनाथन और पद्मश्री मनोज जोशी जैसे कलाकार भक्ति संगीत और नृत्य के माध्यम से ब्रज संस्कृति की झलक प्रस्तुत करेंगे। और यह आयोजन उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद, पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में हो रहा है, जहां इससे प्रवेश निःशुल्क रहेगा और दर्शकों के लिए विशेष सुविधाएं होंगी। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ब्रज रज महोत्सव 26 अक्टूबर से मनाया जा रहा है और ये जो हमारा रेलवे का ग्राउंड है, वहाँ जितने भी हमारे सरकारी विभाग हैं उनके स्टॉल्स लगेंगे। ODOP का स्टॉल लगेगा। जो ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने पूरे मथुरा के विकास में, वृंदावन के विकास में जो एक्टिविटीज की हैं, जो निर्माण कार्य कराए हैं और जो यहाँ के सभ्यता, संस्कृति और कला को बढ़ाने के लिए जितने जितने भी कार्य किए गए हैं, उनका भी प्रदर्शन किया जाएगा। इसके अलावा जो पूरे देश में ख्याति लब्ध कलाकार हैं, उनका भी कल्चरल प्रोग्राम्स भी आयोजित किए जाएंगे। उद्देश्य ये है कि जो भी हमारे ब्रज में या मथुरा या वृंदावन में लोग दर्शन करने आते हैं और वो इस महोत्सव के माध्यम से यहाँ की सभ्यता से, यहाँ की कल्चर से परिचित हों और यहाँ का जो अनूठी परंपरा है उसका भी वो रसपान करें और जब यहाँ से वापस जाएं तो उनको एक सुखद अनुभूति हो और ये लोगों में मतलब जो हमारा एक तरीके से पर्यटन है उसका भी बढ़ावा हो, लोगों को वैकल्पिक रोजगार भी मिले और जो हमारे मंदिर हैं, जो हमारे देवालय हैं, उनका भी लोग दर्शन करें और भगवान का आनंद प्राप्ति करें। फिलहाल आपका राज आपकी खबर में आज के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।